ये है इराक, जो अपने अंदर हजारों साल की तारीख और बेपनाह कुदरत के खजाने समेटे हुए हैं। इराक हजारों साल से इंसानी तहजीब के क्रॉस रोड पर मौजूद रहा है और कहा जाता है कि एग्रीकल्चर, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इन चारों चीजों की शुरुआत इराक से हुई थी। दुनिया के सारे बड़े रिलीजियस और तारीखी किताबों में आपको इराक का जिक्र मिलेगा। बेबीलोन, या जिसे बाबुल भी कहा जाता है, वो आज से तकरीबन 2500 साल पहले दुनिया का सबसे डेवलप और अमीर तरीन शहर था। ये शहर इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार था कि आज भी इतिहासकार बेबीलोनिया की नॉलेज और टेक्नोलॉजी पर हैरान हैं। बेबीलोन में मौजूद हैंगिंग गार्डन आज भी एक मिस्ट्री है और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। तो मतलब एक ऐसा कंट्री जो हजारों साल से तहजीब और कल्चर का हब रहा है, आज वार, सेक्टेरियन, वायलेंस और स्थिरता का गढ़ क्यों बन चुका है। पिछले तकरीबन 100 साल से इराक मुसलसल इनस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और एक ना खत्म होने वाली आग है जो इराक में लगी हुई है। आज इराक का ये हाल है कि इराक पर 5 अलग अलग ग्रुप हुकूमत कर रहे हैं। सेंट्रल और सदर्न इराक, जिसमें बगदाद के आसपास और ईरानी बॉर्डर के आसपास का सारा एरिया है, वो शिया ग्रुप PMF के कंट्रोल में है। नॉर्दर्न इराक कुर्दिश पेशमर्गा के कंट्रोल में है और यहाँ पर भी स्पेशली इरबिल, सुलेमानिया और दोहो तक का सारा एरिया एक बिल्कुल ऑटोमन रीजन है जिसे इराकी कुर्दिस्तान कहते हैं। और यहाँ इन लोगों की अपनी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी है। वेस्टर्न इराक स्पेशली अंबार का सारा सूबा, रमादी और फलूजा जैसे शहर सुन्नी ट्राइबल ग्रुप के कंट्रोल में हैं। ये सुन्नी ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करता है, बट ये अपने एरियाज में अपने रूल अप्लाई करता है। फिर बगदाद से लेकर बसरा और करबला तक ये सारा एरिया इसकी फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी हैं। और फिर सीरिया के साथ नॉर्थ वेस्ट का सारा पहाड़ी इलाका ISS के कंट्रोल में है। द बर्थ पैलेस ऑफ ह्यूमन इनोवेशन कहलाने वाला मुल्क इतने सारे रिसोर्सेज और जबरदस्त लोकेशन होने के बावजूद इतना ज्यादा डिवाइडेड क्यों है? इस सब के पीछे इराक की जियोग्राफी, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और वर्ल्ड सुपर पावर का बहुत बड़ा हाथ है। आज की वीडियो में हम आपको इराक की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अब चलते हैं इराक की ज्योग्राफी की तरफ। आज का इराक 6 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न साइड पर ईरान के साथ, साउथ ईस्ट में कुवैत के साथ, साउथ में सऊदी अरेबिया के साथ, वेस्ट में जॉर्डन, नॉर्थ वेस्ट में सीरिया और नॉर्थ में तुर्की के साथ। इराक के ज्यादातर हिस्से पर रेगिस्तान हैं, स्पेशली वेस्ट और साउथ में। लेकिन इन्हीं रेगिस्तानों के बीच 2 ऐसे बड़े दरिया हैं जिनकी वजह से हजारों साल से यहाँ इंसानी तहजीब आबाद होती आई है। एक है रिवर टिग्रिस और दूसरा है रिवर यूफ्रेट, जिसे दरियाई फरात भी कहते हैं। तुर्की से शुरू होने वाले ये दोनों दरिया तुर्की से इराक में आते हैं और इराक को क्रॉस करते हुए पर्शियन गल्फ में जाकर गिरते हैं। इन रिवर की वजह से ही यहाँ पर आप मैप पर ये ग्रीन रीजन देख सकते हैं। इसे मेसोपोटामियन प्लेन्स कहते हैं और ये हमारी दुनिया की सबसे जरखेज इलाकों में से एक है। ये दोनों दरिया ही इराक की लाइफलाइन हैं। लेकिन इन्हीं दरियाओं को लेकर इराक का सीरिया और तुर्की के साथ मसला भी चल रहा है। तुर्की ने यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर पर डैम बनाए हैं, जैसे अतातुर्क लीजू डैम, जिनकी वजह से इराक में इन दरियाओं का फ्लो बहुत कम हो गया है। इसी तरह सीरिया ने भी यूफ्रेट रिवर पर तबका डैम बनाया है, जिससे इराक में पानी का फ्लो कम हो गया है और इसीलिए इराक की इन दोनों कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन भी चल रही है। इराक की प्राकृतिक संसाधन की बात करें, इराक के पास दुनिया के 5वें सबसे बड़े ऑयल और दुनिया के 12वें सबसे बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। ये सारे ऑयल रिजर्व्स बसरा के आसपास शिया मेजोरिटी एरियाज या फिर नॉर्थ में कुर्दिश मेजोरिटी एरियाज में हैं। और इराक में जो इंटरनल सिविल वार की एक आग लगी हुई है, उसकी एक वजह ये भी है। लेकिन ये तो अभी हमने सिर्फ इराक की बेसिक जियोग्राफी को डिस्कस किया है। अब हम जानने लगे हैं इराक की सारी प्रॉब्लम की रूट कोज की तरफ, और उसके लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इराक का पहला जिक्र मिलता है आज से 5000 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन में। तब इसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। मतलब 2 दरियाओं के बीच
बीच की जमीन और तब इसमें आज के इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की के कुछ पार्ट भी शामिल थे। ये सुमेरियन ही वो सिविलाइजेशन थी जिसने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और गवर्नमेंट की बुनियाद रखी। फिर 2334 BCE से लेकर 2154 BCE तक ये एरिया अकेडियन एम्पायर का हिस्सा रहा। फिर 1894 BCE से 579 BCE तक ये सारा एरिया बेबीलोनिया एम्पायर का सेंटर बना। ये उस जमाने की सबसे पावरफुल एम्पायर थी और यही वो एम्पायर थी जिसके दौर में हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन बने। फिर 18 से 13 सेंचुरी तक ये एरिया अब्बासी कैलिफेट का हिस्सा बना और इस सारे एरिया को इस्लामिक गोल्डन एज भी कहा जाता है। उस जमाने में बगदाद नॉलेज, ट्रेड और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बन चुका था। पूरी दुनिया से स्कॉलर बगदाद आते थे और फिर यहाँ पर पर्शियन, ग्रीक और इंडियन नॉलेज को अरबिक में कन्वर्ट किया जाता था। आज ये सोचना मुश्किल है कि बारूद और खून में डूबा हुआ बगदाद कभी पूरी दुनिया की नॉलेज, कल्चर और पॉलिटिकल पावर का हब होता था। ये वही शहर था जहाँ से यूरोपियन रिनेसांस शुरू हुई थी। लेकिन फिर 13वीं सेंचुरी में मंगोल ने इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी और 13वीं से 15वीं सदी तक इराक, मंगोल और दूसरी छोटी एम्पायर का हिस्सा रहा। फिर 16वीं और 20वीं सदी तक ये एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा। ऑटोमन एम्पायर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया था। उनके लिए ये जगह ईस्ट और वेस्ट को आपस में कनेक्ट करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया थी। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स की तो यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर को मौका मिला कि अब वो अपने फायदे के लिए इस एरिया को आपस में डिवाइड करे। 1916 के साइक्स-पिक्ट एग्रीमेंट में मिडिल ईस्ट को नस्ली, मजहबी और ट्राइबल ग्राउंड रियलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर ने आपस में डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर ने आर्टिफिशियल बॉर्डर बनाए और उस सारे एरिया को तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक में डिवाइड कर दिया। ये डिवीजन कुछ भी सोचे समझे बगैर की गई थी। बिल्कुल डिफरेंट कल्चर और जुबान बोलने वाले लोगों को एक ही मुल्क में इकट्ठा कर दिया था। ऑटोमन एम्पायर के दौर में मौसूल, बगदाद और बसरा इंडिपेंडेंट सूबे थे, पर ब्रिटेन ने इन्हें इराक में शामिल कर दिया। हालांकि इन तीनों इलाकों की डेमोग्राफिक बहुत डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल मौसूल में मेजोरिटी कुर्दिश लोग रहते थे, बगदाद में सुन्नी अरब मुस्लिम्स रहते थे, जबकि बसरा में ज्यादातर अरब मुस्लिम रहते थे। तो साउथ में शिया अरब, सेंटर में सुन्नी अरब और नॉर्थ में कुर्द। इसी तरह कुवैत जो पहले इराक का हिस्सा था उसे इराक से अलग कर दिया। और फिर 1921 में ब्रिटिश ने यहाँ पर एक सुन्नी लीडर किंग फैसल को हुकूमत दे दी। एक शिया और कुर्दिश मेजोरिटी कंट्री में सुन्नी बादशाह को बैठाना इस बात का सबूत था कि ब्रिटेन ने यह डिवीजन करते वक्त ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल इग्नोर किया। ब्रिटेन के इस फैसले के नतीजे इराक को अगले 100 साल तक भुगतने पड़े। 1932 में इराक ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद तो हो गया, मगर उसकी ऑयल कंपनी ब्रिटिश कंट्रोल में ही रही। 1930 से 1970 के आखिर तक इराक पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूच का शिकार रहा और फाइनली 1989 में सद्दाम हुसैन इराक के डिफेक्टो रूलर बनकर उभरे। सद्दाम ने सुन्नी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया और शिया कम्युनिटी को स्प्रेस किया। इसी के नतीजे में 1980 से 1988 के बीच ईरान इराक वॉर हुई, जो शायद मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री की सबसे डेडली वॉर थी। फिर 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर अटैक किया, जिसके बाद इराक वर्सेस गल्फ वॉर शुरू हो गई। इसके नतीजे में इराक पर बहुत सैंक्शन लगाई गई और इराक को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया और सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट उल्टा दी। सद्दाम हुसैन के जाने से एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया और यहीं से आगाज हुआ इराक में एक डार्क पीरियड का। सद्दाम हुसैन के हारने के बाद हजारों की तादाद में सुन्नी फौजी बेरोजगार हो गए और फिर ये फौजी देख रहे थे कि सद्दाम के जाने से जो पावर वैक्यूम पैदा हुआ है उससे शिया ग्रुप्स फायदा उठा रहे हैं। तो इन सुन्नी कमांडर में बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से का फायदा उठाया अबू मुसब अल जुरकावी ने और अल कायदा के नाम से एक ग्रुप बनाई। इस ग्रुप के सिर्फ दो मकसद थे, पहला अमेरिका को इराक से बाहर निकालना और दूसरा था नई आने वाली शिया गवर्नमेंट को उल्टाकर सुन्नी मेजोरिटी गवर्नमेंट लाना। इसके बाद इराक में एक ऐसी खूनी सिविल वॉर शुरू हुई जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। सुन्नी, शिया, कुर्द तीनों ग्रुप अपने अपने फायदे के लिए आपस में लड़ रहे थे और हजारों लोग मारे
मारे जा रहे थे। इन तीनों ग्रुप को बाहर के कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कौन सी कंट्री किस ग्रुप को और क्यों सपोर्ट कर रहा था। 2006 में अल जरकावी मारे गए तो अल कायदा ने अपना नाम चेंज करके इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी शॉर्ट फॉर्म में ISI कर दिया। फिर 2010 में अबू बकर अल बगदादी ISI का लीडर बन गया और तभी सीरिया में भी सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसका इस ग्रुप ने भरपूर फायदा उठाया। अब सीरिया से भी लोग ISI में शामिल हो रहे थे और इसीलिए 2013 में अबू बकर बगदादी ने अब ISI का नाम चेंज करके ISS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया। 2014 में ISS ने नॉर्दर्न और वेस्टर्न इराक के बहुत से एरियाज और फिर मौसूल पर भी कब्जा कर लिया। मौसूल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो अब ISS बहुत जल्द बाकी इराक पर भी कब्जा कर लेगा और यहीं पर सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ कंट्रीज को खतरा महसूस हुआ कि अगर इस तरह हार्डलाइनर ग्रुप की इराक में हुकूमत आ गई तो फिर बाकी गल्फ कंट्रीज की खैर नहीं होगी। सऊदी अरब, कतर, UAE ने मिलकर अमेरिका को पुश किया और 2014 में ही अमेरिका ने इराक के कुर्दिश फाइटर, शिया फाइटर और लोकल ट्राइब फाइटर के साथ मिलकर ISS के खिलाफ लड़ाई शुरू की, जो 2017 में जाकर खत्म हुई जब ISS को शिकस्त हुई और मौसूल को ISS के कंट्रोल से आजाद करवा लिया गया। और इराक में एक शिया मेजोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टॉल की गई। तब से लेकर आज तक इराक इस स्थिति में है जैसे वीडियो के शुरू में बताया था। इराक अब 5 ग्रुप्स के बीच डिवाइडेड है। हर ग्रुप के पीछे किसी बाहर की कंट्री का हाथ है। ईरान, जिसके साथ इराक का सबसे लंबा बॉर्डर है, वो बहुत हेविली शिया ग्रुप PMF को सपोर्ट करता है। इराक की सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ईरान का बहुत इन्फ्लुएंस है। तुर्की की तरफ आए तो उसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। वो इराक के नॉर्दर्न साइड पर मौजूद कुर्दिश पेशमर्गा की गवर्नमेंट को तो मानता है, पर वो एक आजाद कुर्द मुल्क के खिलाफ है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इराकी कुर्द को आजादी मिली तो तुर्की में रहने वाले कुर्द भी अपना अलग कंट्री मांगेंगे और फिर तुर्की को अपने इस सारे एरिया से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए तुर्की इराक के नॉर्दर्न साइड में मौजूद कुछ कुर्दिश फ्रीडम ग्रुप जैसे कि PKK पर बम्बार्डमेंट भी करता रहता है, लेकिन साथ साथ वो कुर्दिश पेशमर्गा को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है, क्योंकि ISS को हराने में कुर्दिश पेशमर्गा का बहुत बड़ा रोल था। सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज इराक में ईरान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस और शिया आइडियोलॉजी को रोकना चाहते हैं और वो इसीलिए वेस्टर्न इराक के सुन्नी ट्राइबल ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। साथ ही में वो कुर्दिश पेशमर्गा को भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो ISS की पावर को अंडर कंट्रोल रखे। फिर आता है अमेरिका, जो यहाँ से जाने के बावजूद इराक में बहुत इन्वॉल्व है और उसकी वजह यहाँ के ऑयल रिजर्व्स, ईरानी इन्फ्लुएंस और ISS हैं। कुछ और ग्लोबल सुपर पावर की बात करें तो चाइना और रशिया भी इराक में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। चाइना अपने बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव की वजह से इराक की बुनियादी चीजों पर बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। वो इस रोड प्रोजेक्ट को स्विस कनाल का अल्टरनेट बनाना चाहता है। दूसरी तरफ रशिया की इराक पर कड़ी नजर है, इसीलिए क्योंकि सीरिया में उसके बहुत हाई स्टेक्स हैं। बशर अल असद की गवर्नमेंट को रशिया सपोर्ट कर रहा था और जिस जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट पर अमेरिकन प्रेजेंस होगी वहां पर रशिया भी जरूर घुसेगा। तो ऑल इन वन इराक बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति में है और कहीं ना कहीं इस सब की रूट कॉज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोपियन पावर ने जो बॉर्डर्स बनाए थे वो हैं। आज इराक अंदर से इतना डीपली डिवाइडेड है कि कोई भी एक ग्रुप या बाहर का कंट्री यहाँ पर पीस कायम नहीं कर सकता। या तो 100 साल पहले डिवाइड किए गए बॉर्डर्स को रिवर्स करना पड़ेगा या फिर मास स्केल पर ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी, जिससे इराकियों के बीच जो आपस में नफरत है वो खत्म हो। इराक के 60% पॉपुलेशन यंग है और उनके फ्यूचर के लिए इराक के सब बड़ों को मिलकर बैठना होगा। जब तक इराक में अमन नहीं होगा, मिडिल ईस्ट आगे नहीं बढ़ सकता। इजराइल पैलेस्टाइन की तरह इराक भी दुनिया का एक फ्लैश पॉइंट है, जिसको ठीक किए बगैर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हल नहीं हो सकते। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।